जय हिंद, नमस्कार। मेड सरल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश और क्षेत्र, इसका कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन स्मॉल क्वेश्चन है ना, लेकिन यहाँ से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल जाएगा आज। इसीलिए आज की क्लास बिना स्किप किए शुरुआत से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। और इसके पहले अगर आप लोगों ने फिजिक्स क्लास और नहीं देखी है तो वहाँ से क्लास करके आइए, नहीं तो ये क्लास समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक, क्लास को रेगुलर देखते रहिए, आप लोगों का सिलेबस हम बहुत जल्द कवर करा देंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहला हेडिंग कर देंगे आज आवेशों का संरक्षण नियम। आवेश का संरक्षण नियम, आवेश का संरक्षण नियम, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का संरक्षण नियम। देखो, आवेश का संरक्षण नियम क्या है। आवेश का संरक्षण नियम ये कहता है कि हम किसी भी आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक, किसी भी आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। केवल एक आवेश को दूसरे आवेश में रूपांतरित कर पाएंगे। समझ में आया? क्या कर सकते हैं? किसी आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो क्या कर सकते हैं, उत्पन्न, और ना ही नष्ट कर सकते हैं, और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आप लोग पूरा लिख लेंगे। किसी आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। क्या कर पाएंगे? तो केवल एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में क्या कर सकते हैं? दूसरे प्रकार के आवेश में क्या कर देंगे? रूपांतरित कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। किसी आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक प्रकार के आवेश से दूसरे प्रकार के आवेश में रूपांतरित कर सकते हैं। वही लिखा गया है, एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में रूपांतरित कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए एग्जांपल देखें इसका। उदाहरण हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। क्या होगा उदाहरण में बताओ? कांच की छड़ और लिख देंगे रेशम का कपड़ा। कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा। देखो होगा क्या। ये हो गया हमारा कांच की छड़ और ये हो गया रेशम का कपड़ा। ठीक, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा। देखो, कांच की छड़ को रगड़ने के पूर्व नेट आवेश कितना है? रगड़ने के पूर्व। किसको रगड़ने के पूर्व? कांच की छड़ और रेशम के कपड़े। इसको रगड़ने के पूर्व नेट आवेश मतलब कुल आवेश कितना है? 0 है। देखो, अभी हम इस छड़ को और इस कपड़े को आपस में रगड़े नहीं हैं, तो इस पर क्या बोलेंगे? नेट आवेश कितना है? 0। ना इस पर आकर्षण है ना ही प्रतिकर्षण है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे ही हमने कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ा, क्या कर देंगे? दोनों को रगड़ देंगे, तो जो कांच की छड़ का इलेक्ट्रॉन है वो निकल कर कहाँ चला जाएगा? रेशम के कपड़े पर चला जाएगा। समझ में आया? कांच की छड़ का इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चला जाएगा? रेशम के कपड़े पर। अब यहाँ भी खत्म नहीं होती बात, थोड़ा सा और है। जितना इलेक्ट्रॉन इस रेशम के कपड़े पर जाएगा, यानी कि कांच की छड़ से जितना इलेक्ट्रॉन निकल कर रेशम के कपड़े पर जाएगा, उतना ही यहाँ पर धनावेश आएगा। समझ में आया? क्योंकि देखो, रगड़ने के पूर्व नेट आवेश कितना है? 0 है। इतना तो मान रहे हैं। रगड़ने के पूर्व नेट आवेश कितना है? 0। अब जैसे ही हमने रगड़ा, इसका इलेक्ट्रॉन निकल कर, किसका? कांच की छड़ का इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ गया? रेशम के कपड़े पर गया। तो जितना यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, उतना ही यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आया? मान लो हमने दोनों को आपस में रगड़ा। क्या किया? दोनों को आपस में रगड़ा, यानी कि कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में हमने क्या कर दिया? रगड़ दिया। रगड़े तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ गया? रेशम के कपड़े पर गया। तो मान लो
5 इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ गया है? रेशम के कपड़े पर गया है। कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ गया? रेशम के कपड़े पर गया। तो 5 धनावेश यानी कि 5 धनावेश कितना उत्पन्न हो जाएगा? इस कांच की छड़ पर उत्पन्न हो जाएगा। तो जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर तो माइनस रहता है और ये प्लस। क्या होगा? अब भी नेट आवेश 0 ही रहेगा। समझ में आया? तो हम ना तो आवेश को उत्पन्न किए हैं और ना ही नष्ट किए हैं। क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से ये पॉइंट अब सबको क्लियर हो गया होगा। कांच की छड़ को रगड़ने के पूर्व नेट आवेश कितना है? 0। लेकिन जैसे ही हमने दोनों को आपस में रगड़ा तो कांच की छड़ का इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चला गया? रेशम के कपड़े पर चला गया। रेशम के कपड़े पर गया, कितना इलेक्ट्रॉन गया ये नहीं बता सकते, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा रेशम के कपड़े पर उतना ही धनावेश उत्पन्न हो जाएगा इस कांच की छड़ पर। समझ में आ गया? तो थ्योरी वही लिखेंगे। कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ने के बाद कांच की छड़ का इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर चला जाता है, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर जाता है उतना ही धनावेश कांच की छड़ पर उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से इस प्रकार नेट आवेश 0 होता है। इसको आप लोग लिख लेंगे। क्लियर है? कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ने पर कांच की छड़ का इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर चला जाता है, किंतु जितना इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर जाता है उतना ही प्लस चार्ज यानी कि उतना ही धनावेश कांच की छड़ पर उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से नेट आवेश 0 होता है। क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से अब आवेश के संरक्षण का नियम ये टॉपिक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखें। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा मूल आवेश। मूल आवेश। चलिए अगला हेडिंग क्या है? मूल आवेश। मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे फंडामेंटल चार्ज। चलिए मूल आवेश किसको कहते हैं इसको समझते हैं। देखो, कोई आवेशित कण है, कोई आवेशित कण है, उस पर सबसे कम चार्ज यानी कि जितना कम से कम हो सके उतना कम चार्ज। समझ में आया? जितना कम से कम रख सकें उतना चार्ज रहेगा, उसे कहते हैं मूल आवेश। तो क्या लिख देंगे? किसी आवेशित कण पर, किसी आवेशित कण पर, किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम चार्ज हो, न्यूनतम चार्ज नहीं बोलेंगे इसको, जितना न्यूनतम आवेश हो, जितना न्यूनतम आवेश हो उसे क्या कहते हैं? उसे मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं। समझ में आ गया? किसी आवेशित कण पर जितना कम से कम चार्ज हो, और कम से कम को क्या कहते हैं? न्यूनतम। ठीक, समझ में आया? किसी आवेशित कण पर जितना कम से कम लिख लेना, जितना कम से कम न्यूनतम चार्ज हो, जितना कम से कम न्यूनतम चार्ज हो यानी कि आवेश हो उसे मूल आवेश कहते हैं। समझ में आ गया? कोई भी आवेशित कण उठा लो, उस पर सबसे कम चार्ज देखा जाएगा। ठीक, सबसे कम चार्ज वही क्या कहलाएगा? मूल आवेश। मूल आवेश को हम लोग दर्शाते हैं ई से। मूल आवेश को किसको दर्शाते हैं? ई से। समझ में आ गया? इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? ई से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, अब यहाँ से क्या कर देंगे? देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया हमारा। ठीक, इसको कहते हैं मूल आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर अगर आवेश पूछे तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये क्वेश्चन आता है ना, ये क्वेश्चन आता है। ठीक, और सामने में कर देंगे हम लोग प्लस माइनस। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ें। चलिए अभी तो जगह है। मूल आवेश के बाद हम समझेंगे आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण या क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटीकरण या क्वांटमीकरण भी बोल सकते हो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप लोग लिख लेंगे, इंग्लिश में लिख नहीं रहा हूँ। आवेश का क्वांटीकरण। अब आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं। देखिए, इसके अनुसार सीधा परिभाषा लिख देता हूँ पहले, उसके बाद समझा दूंगा। देखो, इसके अनुसार किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का, इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होगा? पूर्ण गुणज,
पूर्ण गुणज होता है। समझो इसको, हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, Q बराबर N इंटू ई, Q बराबर N इंटू ई। अब देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखे, किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश, कोई वस्तु पर आवेश है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज। समझ में आया? तो देखो निकालते हैं, ये क्या क्या होगा, Q बराबर ये प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्लस माइनस 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 2/3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से फ्रैक्शन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि साफ साफ हमें बोल दिया है क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज, देखो पूर्ण गुणज रहना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। समझ में आ गया? तो क्वांटमीकरण क्लियर हुआ। तो आवेश का क्वांटमीकरण देखें, इसके अनुसार किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होगा, पूर्ण गुणज। इलेक्ट्रॉन पर जितना भी आवेश है उसका क्या होगा, पूर्ण गुणज। Q बराबर हो सकता है प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 6 इलेक्ट्रॉन। ये Q नॉट इक्वल प्लस माइनस हाफ इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन, फ्रैक्शन के रूप में नहीं हो सकता। ये क्या होगा, सिर्फ पूर्ण गुणज ही होगा। देखें आवेशों की योज्यता। अब आवेशों की योज्यता क्या होगा, तो इसका सिंपल है, देखो ये लिख लेते हैं, माना कि किसी निकाय में, माना किसी निकाय में, निकाय में क्या है, Q1, Q2, Q3 और ये Qn आवेश हैं। क्या है, Qn आवेश हैं, आवेश हैं। तो उस निकाय का कुल आवेश, इस निकाय का कुल आवेश इनके बीजगणितीय योग के तुल्य होगा। इनके बीजगणितीय योग के क्या होगा, तुल्य होगा। ठीक, तो मान लेते हैं ये क्या है, एक निकाय है, ये क्या है, एक निकाय, इस पर Qn आवेश है, Q1, Q2 कहाँ तक आवेश है, Qn आवेश तक है। तो इनका जो बीजगणितीय योग के तुल्य होगा, इनका कुल आवेश क्या होगा, बीजगणितीय योग के तुल्य होगा। अब बीजगणितीय योग, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेना, Q1 प्लस Q2, मैं भूल गया लिखाने के लिए, प्लस Qn। ठीक, इनके बीजगणितीय योग के तुल्य होगा, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Qn तक। समझ में आ गया? ठीक, इस तरह से हुआ हमारा आवेशों की योज्यता। क्लियर हुआ? आई होप आज जितना भी टॉपिक पढ़ाया गया है पूरे का पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कल हम इसके बाद वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें भी छोटे छोटे परिभाषाएं हैं और साथ में एप्सिलॉन का विमेय सूत्र निकालेंगे। ठीक, तो आज अब बस जितना क्वेश्चन आज बताया गया है सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और पूरा का पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना। हम मिलेंगे कल दूसरे वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक।